हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है बिजनेस लॉ। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर 1 में दिया हुआ है बिजनेस लॉ, और बाकी ऑल ओवर कोई और यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो तो तुम्हारे सेमेस्टर्स में भी जरूर बिजनेस लॉ होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, हम आराम से इस वीडियो से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हम स्टार्ट किए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ से। तो ये चार चीजों को हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे, जिसके अंदर आज सबसे पहला हम शुरू करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऑफर या व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रपोजल। ठीक है, क्योंकि ऑफर या प्रपोजल समझना जरूरी है, बिकॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बिकम अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो उसके अंदर हम सबसे पहला चीज शुरू करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रपोजल या आल्सो कॉल्ड एज ऑफर, जो दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है? देखना, when one person signifies to another his willingness to do, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है his willingness, उसकी इच्छा कुछ करने का, और abstain from doing anything, या कोई चीज ना करने का, with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence he is said to make an proposal। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, एनालिसिस से समझ में आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। तो वो ये है ए, यहाँ पे बी। ए बी को बोला विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। ए बी को बोला क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पे ए अपना इच्छा बता रहा है। क्या चीज का इच्छा बता रहा है? अपना गाड़ी बेचने का। तो इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू डू, कुछ करने का इच्छा है। क्या करने का इच्छा है? ए को गाड़ी बेचने का। और ये ऑफर दे रहा है बी को। और ऑफर क्यों दे रहा है? हम बी का ओपिनियन जानना चाहते हैं। बी का मर्जी है, बी चाहे तो यस भी बोल सकता है, बी चाहे तो नो भी बोल सकता है। तो ये बी का मर्जी है कि बी चाहे तो यस भी बोल सकता है, बी चाहे तो ना भी कर सकता है। तो ऑफर देने का व्यू क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या ऑफर देने का? सामने वाले का इच्छा जानना। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ ऑफर। तो जब ए बी को कुछ चीज बोलता है, कुछ करने का इच्छा बताता है अपना, और सामने वाले का इच्छा जानना चाहता है उससे, इसका मतलब ए बी को क्या दे रहा है? एक ऑफर दे रहा है। ठीक है, ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए ऑफर देना। जैसे एग्जांपल, सोच लो ए बी को ऑफर दे रहा है कि तू इस एरिया में टीचिंग मत करना। अगर तू इस एरिया में टीचिंग नहीं करेगा ना, हम तेरे को 1 लाख रुपया देंगे। तो ए बी को पैसे दे रहा है क्या करने के लिए? कुछ ना करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर जो है कुछ करने के लिए भी हो सकता है, दैट इज गाड़ी खरीदना, टू डू समथिंग, या नहीं पढ़ाने के लिए, नॉट टू डू टीचिंग, कुछ ना करने के लिए भी ऑफर हम दे सकते हैं। तो ए बी को ऑफर दे सकता है कि तू इस एरिया में अगर नहीं पढ़ाएगा
तो हम तेरे को 1,00,000 रुपए देंगे, तो इसको भी हम ऑफर बोलेंगे। तो ऑफर में दोनों हो सकता है, विलिंगनेस टू डू समथिंग और विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने को बोलते हैं विलिंगनेस टू डू, कुछ ना करने को बोलते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन का मतलब कुछ ना करना, नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं इस वाले डेफिनेशन का। देखना, सबसे पहला, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज अ प्रोमिसर। जो ऑफर दे रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्रोमिसर। तो जो मैं जो एग्जांपल दिया, ए बी को बोला क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, तो ए यहाँ पे कौन है, ए प्रोमिसर है। द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड एज ऑफरी। जिसको ऑफर दिया गया है बी, मिस्टर बी यहाँ पे क्या है, ऑफरी है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसी और एक्सेप्टर। तो यहाँ पे ऑफर कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। तो बी क्या है, बी ऑफरी भी है, बी प्रोमिसी भी है, या बी एक्सेप्टर भी है। और ए क्या है, ए प्रोमिसर है या ऑफरर है। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू। मैं जैसे कि बोला, कुछ करने के लिए, कुछ करने का इच्छा, टू डू समथिंग का भी ऑफर हो सकता है, या कुछ ना करने का, नॉट टू डू समथिंग का भी ऑफर हो सकता है। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, दैट इज टू डू समथिंग। अगर मुझे नहीं पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, दैट इज नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है। तो टू डू समथिंग, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर, नॉट टू डू समथिंग, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर। There must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer. Clear है ये? Next example, A willing to sell his goods at a certain price to B. तो ये क्या है, टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर है कि हम तुमको सामान बेचना चाहते हैं, तो ये टू डू समथिंग है। Second, A is willing not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. A डांस नहीं करेगा अगर B कुछ पैसे देगा तो not to do something, किस चीज का पैसा मिल रहा है, कुछ ना करने का। क्या ना करने का, डांस ना करने का। ठीक है। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other. ऑफर देने का जो इंटेंशन है, वो क्या इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले का इच्छा जानना। मैं ये नहीं बोल सकता यू विल परचेज माई कार फॉर 50,000, मैं बोलूंगा विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000। मतलब मैं कंपलसरी नहीं कर सकता सामने वाले को, मुझे सामने वाले का इच्छा जानने के लिए ऑफर देना होगा, और सामने वाले की मर्जी होगी, वो यस भी बोल सकता है या वो नो भी बोल सकता है। ठीक है। देखना एग्जाम्पल, where A tells B that he desires to marry him by the end of 2019, it does not constitute an offer. अगर A B को बोलता है कि मेरा इच्छा है तुमसे शादी करने का, तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट का इंटेंशन सामने वाले का इच्छा जानना नहीं है। वहीं अगर ये बोलता विल यू मैरी मी, तब वो ऑफर होता। ठीक है। नेक्स्ट, therefore to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, if in the above example A further adds will you marry me, अब ये ऑफर है, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट का इंटेंशन सामने वाले का इच्छा जानना है। क्लियर। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, दिस इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि यहां पे मैं सामने वाले का इच्छा पूछ ही नहीं रहा। जब मैं बोलूं विल यू मैरी मी, अब मैं सामने वाले का इच्छा पूछ रहा हूं, तो अब ये ऑफर होगा। ठीक है बेटा, ठीक से सीख लो इसको, है ना, बहुत काम आएगा ये, क्योंकि अभी हम तो कॉलेज लाइफ शुरू हुआ है अभी, है ना, कॉलेज लाइफ शुरू होते ही ये सब चीज का बहुत जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी ये विल यू मैरी मी और ये सब का यात्रा मत करना, है ना, पढ़ाई में ध्यान देना।
कुछ नहीं रखा इसमें, बर्बाद हो जाओगे, पढ़ाई भी जाएगा, लड़की भी जाएगी, घर भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, सब चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। Thus doing is a positive act and not doing is abstinence is a negative act. तो ऑफर तो दोनों चीज का होता है, कुछ करने का, टू डू समथिंग, तो वो क्या है, पॉजिटिव एक्ट है, कुछ करने के लिए ऑफर है। और दूसरा है नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए ऑफर है, इट इज अ नेगेटिव एक्ट। बोथ दिस हैव द सेम इफेक्ट इन द आईज ऑफ द लॉ। दोनों वैलिड ऑफर है, टू डू समथिंग भी वैलिड ऑफर है, या नॉट टू डू समथिंग भी एक वैलिड ऑफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए आस्क्ड बी आफ्टर हिज कार मेट्स एन एक्सीडेंट with B scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B for the damages of B scooter. It is an act of not doing or abstinence. Example समझाता हूं तुमको ये वाला। अब सपोज A और B का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ए कार रखा था, ए बी का एक्सीडेंट हो गया, बी स्कूटर रखा था। अब ये बोल रहा है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा बट तुम कोर्ट मत जाओ, आई विल पे यू द डैमेजेस, आई विल पे यू द रिपेयर चार्जेस, बट यू विल नॉट गो टू द कोर्ट। तो यहां बी को पैसे मिल रहा है, किस चीज का पैसा मिल रहा है, कोर्ट ना जाने के लिए पैसा मिल रहा है। तो कुछ ना करने का पैसा मिल रहा है, क्या ना करने का, कोर्ट ना जाने का पैसा मिल रहा है। तो क्या ये वैलिड ऑफर होगा, यस इट इज अ वैलिड ऑफर, क्योंकि ऑफर जो है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एन ऑफर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ऑफर। सबसे पहला आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो सबके लिए होता है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता वो। दैट ऑफर इज ओपन फॉर एवरीवन एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर। सच ऑफर इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर। It is an offer made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act. In terms of section 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. जब तक जनरल ऑफर विड्रॉ नहीं हो जाता तब तक उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। It can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. तो ये जो जनरल ऑफर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, याद रखना, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, क्योंकि ये ऑफर खुला रहता है जब तक वो ऑफर विड्रॉ नहीं हो जाता, और ये ऑफर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिस जो भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट आता है स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए ही होता है और उसको सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। जैसे मैं ए को बोला विल यू परचेज माई कार, तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ ए के लिए है, सिर्फ ए ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे ऑफर को हम बोलते हैं स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, देखना, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक or an ascertained person, it is known as specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. तो जिसको ऑफर दिया गया है वो सिर्फ उसी को, वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। Example, A offers to sell his car to B
एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। ए ऑफर दिया है किसको? बी को। तो सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है उसको? ओनली बी कैन एक्सेप्ट इट। सच एन ऑफर इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, देखना ध्यान से, पहले समझा देता हूं। ए बी थे, ए बी को बोला कि विल यू परचेज माई कार फॉर 1,00,000 रुपीज, क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 1,00,000 रुपए में? और ये कैसे ऑफर किया? ईमेल किया है, ईमेल किया है, ठीक है, बी को। ए मेल किया है बी को, बी अभी तक मेल देखा नहीं था, बी हैज नॉट सीन द मेल। बी लेकिन फिर भी ए को ऑफर दिया कि क्या तुम अपनी गाड़ी बेचोगे 1,00,000 रुपए में? और ये कैसे भेजा है मैसेज? थ्रू लेट्स से व्हाट्सएप। तो यहां पे देखना, दो पार्टी एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं इन इग्नोरेंस ऑफ द अदर्स ऑफर। ए जो बी को ऑफर दे रहा है, बी को तो पता भी नहीं कि ए ऑफर दिया है। बी इज नॉट नोन अबाउट द ऑफर, बी इज इग्नोरेंट, बी इग्नोरेंट है, इग्नोर किया है, बी जानता नहीं है कि ऑफर दिया है ए, बट बी भी सेम ऑफर दिया है ए को। तो ऐसे ऑफर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑफर को हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। तो क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए। यहां पे क्या है? ऑफर प्लस ऑफर है, दोनों तरफ से ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं यहां पर। ए बी को बोल रहा है क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 1,00,000 में? बी को पता भी नहीं ए बोला है बोल के। बी भी ऑफर दे रहा है ए को, क्या तुम गाड़ी बेचोगे 1,00,000 में? तो ये दोनों ऑफर है, बोथ आर ऑफर्स, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, दोनों ऑफर है एंड देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा इससे। क्लियर है ये? देखना, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, जब दो पार्टी एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देते हैं इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, जो ऑफर दे रहे हैं दूसरे वाले के ऑफर के बारे में नहीं जानते हैं, द ऑफर्स आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय पर्सन कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस बाय अनदर्स ऑफर। तो ये जो बी बोला, इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ये भी क्या है? ये भी ऑफर है। तो ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, तो दोनों जगह ऑफर है, देर इज नो एक्सेप्टेंस एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? वो एग्जांपल देखना, इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2,00,000 and B, without not knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car for 2,00,000. It is not an acceptance as B was not aware of the proposal made by A. It is only a cross offer. And when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract. तो यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑफर प्लस ऑफर है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, काउंटर ऑफर। देखना, काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर का मतलब होता है जब एक पर्सन के ऑफर के अगेंस्ट हम उसको दूसरा ऑफर दे रहे हैं, अल्टरिंग द ओरिजिनल ऑफर, देन दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। जैसे एग्जांपल देता हूं, ए बी को बोला क्या तुम मेरा जमीन खरीदोगे 10,00,000 में? ये क्या है? ये ऑफर है, राइट? बी क्या बोला? बी बोला क्या तुम जमीन बेचोगे 8,00,000 में?
ए सुना 10 लाख का, बी सुना 10 लाख रुपए बेचना चाहता है, बी बोला क्या तुम बेचोगे 8 लाख में? तो ये जो बी कर रहा है, बी बोल रहा है 8 लाख में बेचोगे क्या, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये काउंटर ऑफर है। मतलब एक ऑफर के बदले जब हम एक नया ऑफर देते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। तो ओरिजिनल ऑफर के कुछ अल्टरेशन करना ओरिजिनल ऑफर में, देन दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। ठीक है, देखना, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस, कुछ अगर हम ओरिजिनल ऑफर में कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशंस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. Counter offer से क्या होता है, original offer reject होता है। It is also called as a conditional acceptance. तो जो counter offer है, it is also called as a conditional acceptance. ठीक है, एग्जाम्पल देखना काउंटर ऑफर का। A offers to sell his plot to B for 10 lakhs. A B को बोला क्या तुम जमीन खरीदोगे 10 लाख में? B agrees to buy it for 8 lakhs. B बोल रहा हाँ खरीद लेंगे, लेकिन 10 लाख में नहीं खरीदते, 8 लाख में खरीदेंगे। तो ये जो 8 लाख में B एग्री किया, क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? नहीं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ये क्या है? दिस इज काउंटर ऑफर। ठीक है, अगर बी बोलता हाँ मैं खरीद लूंगा 10 लाख में, तब वो एक्सेप्टेंस होता, लेकिन बी बोल रहा मैं खरीद लूंगा 8 लाख में, तो ये काउंटर ऑफर है। इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। इट विल रिजल्ट इन अ टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर 10 लाख, ए में रिफ्यूज। अब अगर बी बाद में बोले कि मैं ठीक है मैं 10 लाख में खरीद लेता हूं, तो अब ए मना भी कर सकता है, क्योंकि जब बी काउंटर ऑफर दिया तो काउंटर ऑफर देते ही जो ओरिजिनल ऑफर था वो तो खत्म हो गया, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब जब ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, अब बाद में बी जो है 10 लाख में खरीदने के लिए अगर बोले भी, तो भी ए उसको मना कर सकता है। क्लियर है? तो काउंटर ऑफर का मतलब है एक ऑफर के बदले एक दूसरा नया ऑफर देना, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। एंड लास्ट इज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो कि एक बहुत लंबे समय तक ओपन रहेगा, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे ऑफर को बोलते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is known as a standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods are a kind of standing offer. कई सारे गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं ये एग्जाम्पल है किसका? कंटिन्यूइंग ऑफर का। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एन ऑफर। एक ऑफर के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा। अभी तक हम सिर्फ पढ़े व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। क्लियर है? मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही सब्जेक्ट को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां रजिस्टर कर लेना, वहां कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।